हिंदी बाय प्रोफेसर अफसाना में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गद्य विभाग। जो गद्य विभाग से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 में से कोई आपको 2 करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर आप ग्रीन जो मैंने किया है, ग्रीन वाले क्वेश्चन वो मतलब बार बार रिपीट होते हैं। तो पहले आपको ग्रीन वाले क्वेश्चन कंप्लीट करना है, उसके बाद आप बाकी वाला याद कर लीजिएगा, रीड करके जाइएगा बस। उसके बाद देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जितने भी आंसर्स हैं मैंने एक साथ ही लिख लिया ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। तो पहला अगर टॉपिक देखें, निराला भाई। तो पहला सवाल इसमें से पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि चारित्रिक विशेषताएं लिखिए निराला जी के। देखते ज़्यादा देखिए, निराला कोई स्त्री नहीं है, पुरुष है। इनका पूरा नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो ये 3 पॉइंट में आप लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो है वो 3 में से कम 2-2.5 मार्क्स तो आपको दे ही दे। तो पहला अगर टॉपिक देखेंगे, मानवता और उदारता। तो जो निराला जी थे वो मानवता के सच्चे पुजारी थे। उन्होंने, अगर अतिथियों की अगर बात करें तो वो स्वयं भोजन बनाते थे, उनके लिए बर्तन धोते थे, अपना बर्तन खुद धोते थे और अपनी जो वस्तुएं थे वो भी दूसरों को दान दे देते थे। तो इस तरीके से मानवता और उदारता के वो प्रतीक थे। दूसरा अगर देखा जाए तो साहित्यकारों से प्रेम। तो यहाँ पर सुमित्रा नंद जी की बात की गई है, सुमित्रा नंदन पंत। और उनकी जो निधन की अगर झूठी खबरें फैल गई थी तो वो काफ़ी दुखी हो गए थे, जिससे पता चलता है कि वो उनको अपने साथियों से कितना गहरा लगाव था। और अगर सरल स्वभाव की बात करें तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी पुरस्कार में जो भी उनको धन मिलता था वो खुद के लिए उसका उपयोग नहीं करते थे। इस तरीके से उनका सरल स्वभाव यहाँ पे बताया गया है। तो नेक्स्ट तीसरा जो अन्याय के विरोधी है, अगर देखा जाए तो मैंने आपको पहले कहा था कि वो बहुत ही बड़े साहित्यकार रहे हैं। तो उन्होंने अपनी लेखनी से ये अन्याय का विरोध किया है। तो दूसरा सवाल है कि निराला जी का आतिथ्य भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आतिथ्य भाव मतलब होता है मेहमान नवाजी। किस तरीके से मेहमानों के लिए उनके मन में अगाध प्रेम था, सम्मान था। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो उनके लिए स्वयं खाना बनाते थे। वही चीज़ें आप रिपीट कर सकते हो कि अपने चीज़ें भी उन्हें दे दिया करते थे। अगर उनके पास वो चीज़ें नहीं भी है तो वो कहीं से लाकर उनके लिए सब बंदोबस्त करते थे। एक बार ऐसा हुआ था कि मैथिली शरण गुप्त उनके घर पे आए थे और उन्होंने खुद उनका सामान उठाया, उनको कमरे तक लेकर गए, उनके लिए नया घड़ा भी खरीदा, धोती चादर बिछाकर, अच्छा साफ सुथरा धोती चादर बिछाकर उन्होंने उनका आदरपूर्वक उनका सम्मान किया। तो इस तरीके से पता चलता है कि वो किस तरीके से अतिथि सत्कार उनको आता था और अतिथि सत्कार सच्चे मन से वो किस तरीके से किया करते थे। इसके बाद है आदर्श बदला। ठीक है, तो आदर्श बदला में ये 2 सवाल पूछे जाते हैं। ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया है, तो अगर अभी दोनों भी पढ़ लोगे तो अपने मन से आप इसका आंसर लिख सकते हो। तो पहला है आदर्श बदला। इस कहानी की सार्थकता बताइए कि आदर्श बदला ये कहानी का शीर्षक क्यों है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो लेखक है उन्होंने बताया है कि जो बदला है किस तरीके से अच्छे अर्थ में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ बदले का मतलब किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, बल्कि अच्छाई के द्वारा उसे बदलना है। तो जिस तरीके से बैजू बावरा ने भी किया। बैजू बावरा ने 12 वर्षों तक जो उनके गुरु है हरिदास से शिक्षा ली। वो इस मकसद से लिया था कि वो तानसेन को संगीत में हराना चाहते थे और हराने के बाद उनको मृत्युदंड देना चाहते थे। लेकिन जो उनके गुरु थे बाबा हरिदास जी, उन्होंने उनको ये काम करने से रोका और उन्होंने ये वचन लिया कि अपनी विद्या से वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। और उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, उन्होंने उनकी बात का सम्मान रखा और इसीलिए उन्होंने तानसेन को हराया, लेकिन उनकी जान बख्श दी। तो इस तरीके से पता चलता है कि किस तरीके से उन्होंने जो बदला है आदर्श स्वरूप से लिया है। दूसरा है बैजू बावरा संगीत का सच्चा पुजारी है। यही आप आंसर आपको याद रखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से कलाकार थे, सच्चे कलाकार थे, जिन्होंने अपनी संगीत का गलत इस्तेमाल नहीं किया, गलत प्रयोग नहीं किया और उन्होंने किस तरीके से तानसेन की जो ज़िंदगी है वो बख्श दी, उनको जीवन दान दिया। तो इससे पता चलता है कि बैजू बावरा जो एक सच्चा और दयालु और आदर्श कलाकार थे। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है सोनू किशोरी, जो आचार्य ने व्योरा जी ने लिखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि पहला सवाल है, उड़ो बेटी उड़ो, उस पर धरती पर निगाह रखकर। ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, तो हम इसका आंसर भी समझेंगे कि यहाँ पे जो एक माँ है अपनी बेटी के लिए कह रही है कि आपको अपने सपने तो पूरा करना चाहिए, लेकिन आपके संस्कारों को, संस्कृति को, जीवन मूल्यों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मतलब आप भले ज़िंदगी में कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जो रिश्ते होते हैं ना, जो लोग होते हैं आपसे जुड़े हुए लोग, उससे कभी भी दूर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि एक वक्त आता है जब आप सफल तो हो जाते हो, फिर आपको उस वक्त बाद वही लोग याद आते हैं, फिर आपका मन बेचैन हो जाता है, फिर वो सफलता का कोई अर्थ नहीं होता है ना। तो वही एक माँ अपनी बेटी को समझाती है कि आप ज़िंदगी में निर्णय ज़रूर लो, आप फैसले लो, आप आगे बढ़ो, लेकिन
धरती पे निगाह रखकर, धरती पे निगाह रखकर मतलब आपकी जो जड़ें हैं वो उससे जुड़े रहो, आप लोगों से जुड़े रहो। आपके पास जो कुछ भी आए आप उस पर घमंड ना करो। उसके बाद सोनो किशोरी पाठ के आधार पर रूढ़ी परंपरा के बारे में जो लेखिका है वो क्या कहना चाह रही है। तो पहले समझते हैं कि उनके विचार क्या है। तो उनको वो कहना चाहते हैं कि जैसे समाज बदल रहा है, वक्त बदल रहा है, तो उसके साथ सोच और मूल्य भी बदलते रहते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें कौन से मूल्यों को अपनाना है, कौन से मूल्यों को छोड़ना है। हर पश्चिमी मूल्यों को अपनाना ये भी तो ठीक नहीं है। और वो ये भी कहती है कि जो रीति रिवाज है, पुराने रीति रिवाज है, जो स्थिर है, जो कभी बदलते नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो समाज को है ना पीछे लेकर चली जाती है। हमें अपनाना क्या है, हमें परंपरा अपनाना चाहिए, क्योंकि परंपरा कैसे बदलते रहता है। वो नए मूल्यों को अपने साथ जोड़ती है, पुराने मूल्यों को पीछे छोड़ती है। तो वो जो बदलती परंपरा है, जो उसकी धारा बह रही है, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें अनुपयोगी बातों को छोड़कर जो अच्छे है, जो सार्थक मूल्य है, उसको स्वीकार करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और यही जो संदेश है वो लेखिका देना चाहती है कि जो भी हमारे समाज में जो भी चीज़ें बदल रही है, जो भी मूल्य आ रहे हैं, उसमें सही मूल्य को अपनाना और जो हमारे लिए व्यर्थ है उन मूल्यों को, उन चीज़ों को छोड़ देना। उसके बाद है पाप के 4 हथियार। तो पाप के 4 हथियार, इस पाठ का संदेश लिखिए, ये प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। और उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। देखा जाए तो अगर आप संदेश याद कर लोगे ना तो आप उद्देश्य भी लिख सकते हो, क्योंकि जो संदेश होता है वही उद्देश्य भी होता है ना। तो थोड़ा सा आप घुमा फिरा के आप यही वाला आप आंसर लिख सकते हो। अगर एग्जाम में ये उद्देश्य पूछ लिया तो आप संदेश याद कर लीजिए या उद्देश्य याद कर लीजिए, दोनों का आंसर लगभग सेम ही रहेगा। तो आप अगर समझेंगे इस पाठ को, तो पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश क्या, तो उसका संदेश यही है कि समाज में काफ़ी बुराइयां फैली है, पाप है, अन्याय है, अत्याचार है। लेकिन लेखक बताते हैं कि जब कोई समाज सुधारक इसे सही करने के लिए आता है तब लोग उसकी बात को नहीं सुनते, तब लोग उनका समर्थन नहीं करते, उनको अनदेखा करते हैं, ठीक है, उनकी आलोचना करते हैं। लेकिन ऐसा हो जाता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद उनकी फिर पूजा करते हैं, उनके नाम पर स्मारक बनाते हैं। भाई आपने देखा होगा कई मूर्तियाँ बनी हैं कई लोगों के लिए, और कई समाज सुधारक की मूर्तियाँ बनी हैं, तो अगर आपने देखा होगा तो। लेकिन लेखक कहना चाहते हैं कि ऐसी मूर्तियाँ बना के कोई फ़ायदा नहीं, ये सब व्यर्थ है। जब तक हम उनके जो सिद्धांत को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक हम समाज पर बदलाव नहीं ला सकते। तो सिर्फ उनकी मूर्तियाँ बनाने का कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ उनकी जयंतियाँ बनाने का कोई अर्थ नहीं, जब तक हम उनके मूल्यों को नहीं समझेंगे, उनको मूल्यों को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। तो यही उनका संदेश है कि उनके मूल्यों को जीवन में उतारना ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उनकी मूर्तियाँ सिर्फ बनाना, क्योंकि जब वो जिंदा थे तब तक लोगों ने तो उनकी बातों को कोई महत्व नहीं दिया। तो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक है कोकजाया, जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न हम पढ़ेंगे, मौसी की स्वभावगत विशेषता लिखिए। दूसरा प्रश्न भी आप पढ़ के जाइएगा। तो पहला पॉइंट अगर देखा जाए तो उनके स्वभाव कैसा था, उनका स्वभाव सरल था, सेवा भाव था। मतलब कैसे कि उन्होंने जो अपनी पिता से जो मिली संपत्ति वो अपनी छोटी बहन को उन्होंने दे दी। उसके बाद उन्होंने लेखक की पढ़ाई लिखाई में भी सहयोग दिया, और ऐसे वो दूसरों की भलाई भी करती रहती थी। दूसरा है विनम्रता। विनम्रता की अगर हम करुणा की बात करें तो एक बहुत ही बड़े आईएएस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी की जो पत्नी होने के बावजूद भी उनको कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं हुआ। उनके दिल में हमेशा कोमलता थी, लोगों के लिए हमेशा कुछ करने की भावना थी। इसलिए उन्होंने जब उनके गांव में अकाल पड़ा था तब उन्होंने अनाज मंगवाया था लोगों के लिए, और भोजन की व्यवस्था भी की थी। स्वाभिमान और आत्मसम्मान की बात करें तो बेटे द्वारा धोखा दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने अपना स्वाभिमान बनाए रखा, और इसलिए वो किसी पर निर्भर ना रहते हुए वृद्धाश्रम जाना उन्होंने स्वीकार किया। और बेटे के बार बार मिन्नतों के बावजूद भी उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्वाभिमानी और आत्मसम्मान स्त्री है जो अपने आत्मसम्मान के बारे में जानती है। इसके बाद कोकजाया कहानी का उद्देश्य। कोकजाया कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका कहानी का उद्देश्य यही है कि आजकल जैसे कि समाज में रिश्ते बेकार होते जा रहे, भावनाहीन होते जा रहे, रिश्तों में भी प्यार नहीं रहा पहले जैसा। आज का जो समाज है वो पैसा, सुख सुविधा को ज़्यादा महत्व देता है, जिससे कि जो रिश्ते हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। इंसान स्वार्थ में इतना उलझ गया है कि वो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना तो दूर, उनकी उपेक्षा करने लगता है, उसे नज़रअंदाज करने लगता है। तो इस तरीके से जो कहानी है हमें सीख देती है कि हमें स्वार्थी सोच को बदलना चाहिए और रिश्तों को महत्व देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हमारी जो पूरी संस्कृति है वो नष्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये सारे आंसर्स याद कर लेने हैं। सिर्फ इसका समरी समझ आना है कि मतलब कि इस जो लेसन है उसमें क्या कहना चाह रहे हैं लेखक।
तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपने मन से भी थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो। तो प्लीज़ ये क्वेश्चंस छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनकी भी तैयारी अच्छी तरीके से हो सके। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।